अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री लोड आफ्टर लोड। अच्छा, और फिर उसके बाद कुछ एनर्जी कंजम्पशन और उसकी कुछ वैल्यूज़ है। अच्छा, तो पहले हम सीखते हैं कि ये प्री लोड और आफ्टर लोड होता क्या है। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि प्री लोड पहला, आफ्टर लोड बाद में। अच्छा, तो अब पहला लोड और बाद में जो लोड है इसका मतलब क्या है। ठीक है, लेट्स से कि हार्ट को जो वॉल्यूम मिल रहा है ब्लड का, तो वो कहाँ से आता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेन के वहाँ से आता है टुवर्ड्स द राइट एट्रियम। अच्छा, फिर राइट एट्रियम से कहाँ, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से टुवर्ड्स द लंग, लंग से टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्ट्रियम, और लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से टुवर्ड्स द होल बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब हार्ट को जितना ज़्यादा ब्लड आएगा, जितना कंट्रैक्शन के से कुछ देर पहले इसमें जितना ब्लड आएगा, जितना ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आएगा, उसे हम कहते हैं प्री लोड। क्या कहते हैं हम इसे? प्री लोड। मतलब ये वो लोड होता है जो हार्ट कंट्रैक्शन से पहले उसमें आता है और हार्ट इसको फिर पुश करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्री लोड। अच्छा, अब आफ्टर लोड क्या है? हार्ट जब फिर ये प्री लोड को कंट्रैक्ट करेगा, इस सारे वॉल्यूम को कंट्रैक्ट करेगा, जिस रेजिस्टेंस और बॉडी में जो आर्टरीज का जो रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ ये इस ब्लड को पंप करेगा, इसे क्या कहते हैं? आफ्टर लोड। ठीक है। अब मैं आपको इसका मिसाल एक अच्छी तरीके से देता हूँ। लेट्स से ये एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, एक चढ़ाई है, यहाँ पर एक इंसान है। अच्छा, अब अगर तुम इस इंसान को एक ईंट दे दो, दूसरा ईंट दे दो, तीसरा ईंट दे दो, तो ये इसका प्री लोड है। और अब जो ये इस चढ़ाई के ख़िलाफ़ जाएगा, तो ये क्या है? ये आफ्टर लोड है। अब समझ आ गया? अच्छा, तो जितना ही प्री लोड ज़्यादा होगा ना, तो उतना ही वीनस रिटर्न भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड आएगा तो उतना ज़्यादा प्री लोड, और वीनस रिटर्न जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा ब्लड हार्ट देगा भी ना, तो कार्डियक आउटपुट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, अब अगर आफ्टर लोड को मैं ज़्यादा करूँ, लेट से ये इंक्लाइंड प्लेन को मैं और भी इंक्लाइंड बना दूँ, तो फिर क्या होगा? हार्ट का जो आउटपुट होगा वो कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। बस यही कुछ आसान सा कंसेप्ट है आफ्टर लोड, प्री लोड और आफ्टर लोड का। अच्छा, अब एनर्जी कंजम्पशन, इसके बस वैल्यू सीख लिए कि हार्ट जो है ना अपनी एनर्जी 70 to 90% एनर्जी फैटी एसिड से लेता है, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म से, और 10 to 30% ग्लूकोज और लैक्टेट से लेता है। ठीक है, अब ये एनर्जी जो हार्ट ने ली, ठीक है, हार्ट के मसल्स ने, अब ये उस एनर्जी को कितना परसेंट वर्क में कन्वर्ट करेगा, उसको हम एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट कहते हैं ना। हर इंजन की एफिशिएंसी होती है ना, कुछ इंजन ज़्यादा जो इनपुट है उसको ज़्यादा आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ इंजन जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसमें जो हार्ट जो है ना, तो उसकी एफिशिएंसी 20 to 25% है। मतलब 100% एनर्जी में अगर मैं हार्ट को दूँ, तो उसमें ये 20 to 25% एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब ब्लड का कंट्रैक्ट करना और तमाम जिस्म को ब्लड पहुंचाना। और जो कि बाकी 70 to 75%, मतलब 80 to 75% जो बाकी रह गया, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो जाता है। क्या? रेस्ट कन्वर्ट्स इनटू हीट। अच्छा, अब जिस बंदे का हार्ट फेलियर हो जाए, तो वह हम हार्ट फेलियर किसे कहते हैं? कि हार्ट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। लेट्स से हार्ट फेलियर में कुछ पेशेंट की एफिशिएंसी 20 से कम होकर 5% तक आ जाती है। मतलब कि जो एफिशिएंसी हार्ट, मतलब वो इतना ज़्यादा ब्लड पंप नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि उसका हार्ट फेलियर होगा, और हार्ट फेलियर से इंसान की ज़्यादातर मौत हो जाती है, क्योंकि हार्ट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, अब आप लोगों को दो चीज़ें सीखनी होगी, एक ऑक्सीजन कंजम्पशन और फिर लिपलेस लॉ। पहले हम ये लिपलेस लॉ सीखते हैं कि लिपलेस लॉ कहता है ना कि ये जो हार्ट के जो वेंट्रिकल है, हार्ट के जो वॉल्स है, वेंट्रिकल के वॉल्स है, इसका जो टेंशन है, ठीक है, ये डिपेंड करता है इसमें जो प्रेशर है मल्टीप्लाई बाय इसका जो रेडियस है। अगर मैं ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा, तो ये ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को निकालेगा भी, और उसमें ज़्यादा टेंशन ही बढ़ेगा। तो टेंशन इज़ डायरेक्टली रिलेशन टू प्रेशर।
अब ये वेंट्रिकल जितना ज़्यादा रिलैक्स होगा, इसमें जितना ज़्यादा पेलने की सलाहियत होगी, इसका रेडियस जितना ज़्यादा बढ़ सकेगा तो उतना ही इसके वाल्स में उतना ज़्यादा टेंशन होगा। ठीक है, तो ये सीख ले कि टेंशन इज़ डायरेक्टली रिलेशन टू प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा टेंशन, और जितना ज़्यादा उसका रेडियस उतना ज़्यादा टेंशन। ठीक है, अब ये सीख लो ऑक्सीजन कंजम्पशन। मैंने ये पहले क्यों सीखा है, क्योंकि ये अब इस ऑक्सीजन कंजम्पशन में आएगा। हार्ट जो है ना, वो उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन उतनी ही ज़्यादा होगी जब उसका टेंशन ज़्यादा होगा और कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एग्जांपल लेता हूँ। लेट से मैंने जो है प्रेशर ज़्यादा किया। ठीक है, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होगी या कम? आप लोगों को होगी यार, ज़्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन टू प्रेशर है ना। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ कि वेंट्रिकल्स जो है तो उसका वो स्टिफन हो गए, मतलब उसमें पेलने की सलाहियत कम हो गई। तो फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन को क्या होगा? ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेंशन को, और टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर। अगर मैंने आर कम किया तो टी कम हो गया, अगर टी कम हो गया तो ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और टॉपिक समझाऊंगा, हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी आप लोगों ने सुना होगा कि एक चीज़ का बढ़ना, हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रॉफी मतलब सेल्स का तादाद बढ़ना। ये मास भी बढ़ सकता है सेल का, और सेल का नंबर भी बढ़ सकता है। ठीक है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि 2 टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉफी होता है हार्ट में। एक कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी और दूसरा इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा सोचा ना कि कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी जो है ना वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, और इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कुछ एफिशिएंसी है। अब ये किस तरह? कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, लेट्स से ये वेंट्रिकल है ना, ठीक है। अब ये मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। लेट्स से ये एक सार्कोमेर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर दूसरा सार्कोमेर लगा दिया, फिर यहाँ पर तीसरा, ठीक है, फिर यहाँ पर चौथा। तो ये सार्कोमेर, दूसरा सार्कोमेर इसका कहाँ किस तरह डेवलप होगा? पैरेलल। ठीक है, किस तरह डेवलप होगा? पैरेलल। ये भी इसका पैरेलल, ये भी इसका पैरेलल। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी सार्कोमेर डेवलप हो जाते हैं मसल्स, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो वेंट्रिकल का वॉल जो है ना वो थिक हो जाता है। वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। और इसका जो रेडियस है ना ये फिर इतना ज़्यादा नहीं फैलता। ठीक है, लेट्स से आप लोग एक बैलून ले ला, बैलून का वो जितना ज़्यादा पतला होगा इतना ही उसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप एक थिक चीज़ ले लो, एक जैसे रजिस्टर का जो पहला पेज होता है वो थोड़ा थिक होता है, तो वो इतना ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता। तो कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में सार्कोमेर किस तरह अरेंज होंगे, किस तरह ग्रो करेंगे? पैरेलल। ठीक है, अब इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी इस तरह कहते हैं। लेट्स से ये एक सार्कोमेर है, ये दूसरा सार्कोमेर, इसका टुवर्ड्स सीरीज के कम्बिनेशन में बढ़ता है, ये भी सीरीज कम्बिनेशन में, ये भी सीरीज। तो ये 2 ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा फैलेंगे, या 4? तो हाँ, 4 ज़्यादा फैलेंगे। तो जब इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो वेंट्रिकल क्या होता है, फिर ये ज़्यादा फैल सकता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक हार्ट में इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हुआ तो उसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होगा या कम? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि आर ज़्यादा होगा, क्योंकि वेंट्रिकल ज़्यादा का जो वॉल्यूम है, वेंट्रिकल का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो ज़्यादा होगा। और अगर कंसेंट्रिक होगा तो उसका उलट, आर कम होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगा। दूसरा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग। अच्छा, तो हार्ट पंपिंग को हम किस तरह रेगुलेट करते हैं? रेगुलेट मतलब बैलेंस करना, या इंक्रीज़ करना, या डिक्रीज़ करना। अच्छा, तो हम 2 मेथड से इसको इंक्रीज डिक्रीज मतलब रेगुलेट करते हैं। पहला मेथड जो है इंट्रिंसिक रेगुलेशन के थ्रू, जिसमें एक मैकेनिज़्म है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम नर्वस सिस्टम के थ्रू, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे कि फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म है किस तरह। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि ये इंट्रिंसिक रेगुलेशन है ना, तो मैं आपको एक जनरल हार्ट स्केच बताता हूँ कि लेट्स से ये राइट एट्रियम है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, फिर यहाँ पर लेफ़्ट एट्रियम है, ठीक है, और इसी तरह लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, यहाँ लंग्स से कनेक्शन, और यहाँ सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा। अच्छा, राइट एट्रियम टुवर्ड्स द लंग्स, और लेफ़्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये मैंने वैसे जनरल बना दिया। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स से 5 ml ब्लड हार्ट में आ गया, ठीक है, लेट्स से 5 ml ब्लड आ गया,
ये फिर किधर जाएगा, लंग्स, लंग्स से फिर वापस राइट एट्रियम और फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 5 ml ब्लड आ गया, तो 5 ml ब्लड के मुताबिक ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी देगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये ml से बढ़ा दिया 6 ml, मतलब मैंने क्या किया, मैंने प्री लोड को बढ़ा दिया। प्री लोड को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। अच्छा, अब प्री लोड बढ़ा दिया तो क्या होगा, जितना ज़्यादा तुम ब्लड बढ़ाओगे, जितना वीनस रिटर्न तुम ज़्यादा करोगे, वीनस रिटर्न जितना, अगर वीनस रिटर्न ज़्यादा हो गया मतलब प्री लोड ज़्यादा हो गया ना। पहले कम 5 ml का वीनस रिटर्न था, अब 6 ml का वीनस रिटर्न है, मतलब प्री लोड ज़्यादा हो गया। तो हार्ट को पता चलेगा कि यार प्री लोड तो ज़्यादा होगा, तो हार्ट क्या करेगा कि ये उतना ही ज़्यादा कंट्रैक्ट भी करेगा और उतना ज़्यादा ब्लड बॉडी को देगा भी। तो प्री लोड ज़्यादा हो गया तो क्या ज़्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट मतलब ज़्यादा ब्लड देना, एफिशिएंटली ब्लड देना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आप लोगों को बताया था, वो ब्लड जो हार्ट एक हार्ट बीट में बॉडी को देता है, ठीक है। नॉर्मली ये 70 ml होता है, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर मैंने प्री लोड को कम कर दिया, ठीक है, मैंने प्री लोड को कम कर दिया तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। बस ये इतना सिंपल सा मैकेनिज़्म है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया मतलब वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो गया। वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो गया तो क्या हो गया, मतलब प्री लोड इंक्रीज़ हो गए। प्री लोड इंक्रीज़ हो गए तो क्या इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। और इसको डिक्रीज़ करो, ये भी डिक्रीज़, ये भी डिक्रीज़ और ये भी डिक्रीज़। ये सिंपल मैकेनिज़्म है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। इसमें ये होता है ना कि जिस तरह ब्लड जितना राइट एट्रियम को ज़्यादा आएगा ना, तो राइट एट्रियम क्या करेगा, ये उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड होगा, ठीक है। ये उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड होगा। यहाँ पर एक रिसेप्टर है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स रिसेप्टर्स, या तुम इसे कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्स रिसेप्टर्स होता है, इसका कुछ इस तरह स्पेशल नाम नहीं है। तो ये मैसेज कैरी कर लेगा किसको, टुवर्ड्स द ब्रेन, और किस नर्व के थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू, ठीक है। और वेगस नर्व क्या करेगा, हार्ट की जो इफ़िशेंसी है, हार्ट का जो आउटपुट है वो क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। क्योंकि ज़्यादा ब्लड आ गया तो ये क्या करेगा, मैसेज ब्रेन को देगा, ब्रेन फिर इस हार्ट को कमांड देगा कि तुम उतना ज़्यादा इफ़िशेंसी से काम भी करो। तो इस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। और ये किससे रिलेटेड है, ये नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक में भी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से फिर पढ़ेंगे। अब वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व, ये इंतहाई आसान है, ठीक है। बस इसमें जनरल कंसेप्ट है, हम जल्दी जल्दी इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ये ग्राफ हमने बनाया है लेफ़्ट वेंट्रिकल के लिए और ये ग्राफ हमने बनाया है राइट वेंट्रिकल के लिए। यहाँ पर है मीन आर्टीरियल प्रेशर लेफ़्ट साइड का और यहाँ पर है मीन आर्टीरियल प्रेशर राइट साइड का। पहले हम पढ़ते हैं लेफ़्ट साइड का। लेफ़्ट साइड का मीन आर्टीरियल प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना लेफ़्ट आर्टरी में जितना ज़्यादा ब्लड आएगा, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, तो उतना ही वेंट्रिकल में जो स्ट्रोक वर्क होगा, ये ब्लड आएगा वेंट्रिकल, इतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी से स्ट्रोक आउटपुट वर्क करेगा, ठीक है। बस ये डायरेक्टली रिलेशन, इस तरह जिस तरह तुम मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ाओगे तो लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो स्ट्रोक वर्क आउटपुट होगा वो भी बढ़ेगा। बट यहाँ पर और नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हार्ट का एक लिमिट होता है। अगर तुम प्रेशर फिजियोलॉजिकल वो जो नॉर्मल जितना नॉर्मल उसकी कैपेसिटी होती है, अगर उससे तुम ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर ये उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर तो जिस इसके सार्कोमेर में लेट से ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, इसमें इतना ज़्यादा फासला आ जाएगा कि ये दोबारा उस एफिशिएंसी से कंट्रैक्ट नहीं होगा। फिर चाहे तुम प्रेशर बढ़ाओ, ब्लड बढ़ाओ, ये इतना एफिशिएंसी से उतना स्ट्रोक वर्क नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि तुमने जो कि नॉर्मल बैरियर है तुमने उसे क्रॉस कर दिया। तो ये नॉर्मल बैरियर के अंदर ही तुम जितना मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ाओगे तो स्ट्रोक वर्क ज़्यादा बढ़ेगा। और इसी तरह राइट वेंट्रिकल का भी। इन दोनों में फ़र्क ये है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल सारे ब्लड को देता है, तो उसमें जो स्ट्रोक वर्क की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और इसमें स्ट्रोक वर्क की वैल्यू जो है वो कम होगी। इसमें और कोई बात नहीं, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ है वेंट्रिकुलर आउटपुट। वेंट्रिकुलर आउटपुट आप लोग जानते ही होंगे कि कितना लीटर ब्लड 1 मिनट में देता है। नॉर्मली ये कितना होता है, 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये वैसे जनरल ग्राफ दिया है, ठीक है, कि अगर हम आर्ट्रियल का जो प्रेशर है उसको बढ़ा दें तो उतना ज़्यादा ब्लड आएगा। राइट एट्रियम में जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उसमें उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब उतना ज़्यादा इसमें ब्लड होगा। तो ये ब्लड फिर किधर आएगा, ये ब्लड इस वेंट्रिकल को ही आएगा। और वेंट्रिकल में
उतना ही ज़्यादा ब्लड बॉडी को देगा। तो अगर तुम लेफ़्ट वेंट्रिकल को देखो तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जब इसमें ये देखो, जब ये आर्टेरियल प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो साथ साथ वेंट्रिकुलर आउटपुट भी बढ़ रहा है। और इसी तरह राइट वेंट्रिकल का भी जितना तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो उतना ये लीटर पर मिनट। अब ये दोनों सेम है। आप लोगों को यार उसमें तो राइट वेंट्रिकल का कम था और इसमें राइट वेंट्रिकल का सेम है, मगर अगर तुम यहाँ देखो तो ये है आउटपुट वॉल्यूम, मतलब कितना लीटर ब्लड ये 1 मिनट में देगा। अब आप खुद सोच लो, हार्ट में आपको जतन बताता हूँ, ठीक है। फिर एक स्केच दोबारा बनाता हूँ। राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, अच्छा, फिर इसके साथ लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जितना ब्लड इधर आ गया, लेट्स से 3 ml ब्लड आ गया, ठीक है। अब 3 ml ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग से लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वेंट्रिकल उतना ही ब्लड बॉडी को देगा जितना ब्लड राइट वेंट्रिकल ने लंग्स को दिया था। तो इसी तरह जो कि लीटर पर मिनट है, ये दोनों वेंट्रिकल का सेम होगा। इस तरह ना हो कि तुम सोचो कि यार राइट वेंट्रिकल तो सिर्फ लंग्स को देता है तो इसका लीटर पर मिनट कम होगा। तो तुम कहो कि यार जितना कार्डियक आउटपुट लेफ़्ट वेंट्रिकल का है इतना ही कार्डियक आउटपुट राइट वेंट्रिकल का भी होता है अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो ये बस ये आसान सा ग्राफ था। लेक्चर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, अ पेशेंट विद क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर डेवलप्स थिकनिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल, कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। कौन सा हाइपरट्रोफी है? कंसेंट्रिक। हाउ डज दिस एडेप्टेशन अफेक्ट द हार्ट्स ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड वर्कलोड। तो मैंने बताया था कि जब कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी होगी तो ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि आर कम होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा? बी, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थिकनिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल, कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी reduces the chamber radius which decreases wall tension, रिप्लेस ला जो था टेंशन प्रेशर इन रेडियस का बराबर था। लोअर टेंशन रिड्यूस द हार्ट ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग एक्सरसाइज a healthy person's cardiac output increases significantly. Which mechanism primarily ensure the heart pumps the extra blood returning from the veins? अच्छा, जब बंदा एक्सरसाइज करता है तो वीनस रिटर्न क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो ये उतना ज़्यादा ब्लड भी हार्ट को देगा, ठीक है, क्योंकि जिस्म को ज़्यादा ब्लड चाहिए उस वक्त। तो वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। तो ये कौन सा मैकेनिज़्म था? ये फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म था, क्योंकि उसमें जितना प्रीलोड ज़्यादा होगा उतना ही कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी टी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The Frank Starling mechanism explains that increased venous return stretches the heart muscle, optimizing actin myosin overlap for stronger contraction. उतना ज़्यादा कंट्रैक्ट होगा और एक्टिन मायोसिन का जो कंट्रैक्शन पावर होगा वो ज़्यादा होगा। और दिस इंट्रिंसिक रिस्पॉन्स, ये नर्वस रिस्पॉन्स नहीं है, तो एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट को दे देगा और हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो फ्रैंक स्टार्लिंग ला बस ये याद रखो, इंक्रीज प्रीलोड इज इक्वल टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3 है, इन हार्ट फेलियर द डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल रिक्वायर्स मोर केमिकल एनर्जी टू पंप द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड, वाई। तो कहते हैं कि जब हार्ट डायलेट हो जाता है, ठीक है, मतलब हार्ट फेलियर में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाता है, ब्लड भर जाते हैं, वो ब्लड हमारे जिस्म को दे नहीं सकता, बट ये मुख्तलिफ पैथोलॉजी की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है और वो ब्लड हमारे बॉडी को ज़्यादा नहीं देता, और उस ज़्यादा ब्लड को हमारे जिस्म तक पहुंचाने के लिए उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी चाहिए। तो कहते हैं कि ये क्यों? तो ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन, द हार्ट मसल बिकम मोर एफिशिएंट नीडिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, इंक्रीज्ड वॉल टेंशन ड्यू टू लार्जर रेडियस, रेज्ड ऑक्सीजन डिमांड। तो जब ज़्यादा ब्लड आएगा वेंट्रिकल का तो वेंट्रिकल का आर ज़्यादा बढ़ेगा, तो ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो एक्सप्लेनेशन, अ डायलेटेड वेंट्रिकल इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। अब क्या हो रहा है, एक्टिन मायोसिन किस तरह लग रहे हैं एक दूसरे को? इन सीरीज कम्बिनेशन में। इंक्रीज द चैम्बर रेडियस बढ़ेगा तो वॉल टेंशन बढ़ेगा, वॉल टेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर था।